मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं अपनी ससुराल आ गई थी। मुझे एक सजे सजाए बेड पर बिठा दिया गया था। मैं इसी तरह घूंघट ओढ़े हुए अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब वह मेरे कमरे में आए, मैंने उन्हें देखा। मेरे पति बहुत ही हैंडसम और नौजवान इंसान थे। उसे देखते ही कोई भी लड़की उस पर लट्टू हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करके रख दिया जब उस आदमी पर मेरी नज़र पड़ी जो मेरे पति के पीछे खड़ा था। मैं उसे देखते ही रह गई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक औरत के कमरे में उसका पति के अलावा कोई और आया हो, लेकिन मेरा पति शायद उसे खुद लेकर आया था। मैंने देखा उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में लाली माँ थी और अजीब हुलिया के साथ आया था, और वह बहुत ही अजीब आदमी था। मैं अपने सामने उसे देखकर ही डर गई थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी देखभाल कर ही की होगी। किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं की थी जो अपनी बीवी के इज्जत की हिफाजत ना कर सकता हो। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं बहुत तसल्ली से बैठी रही। तभी वह आदमी नीचे झुका और उसने बेड के नीचे एक ट्रे अंडों की रख दी। घूंघट के नीचे से ही मैंने उस आदमी को अंडे की ट्रे रखते देख लिया था। मैं तो हैरान रह गई कि बेड के नीचे अंडे कौन रखता है। अंडे तो फ्रिज में रखने वाली चीज़ है, लेकिन मैंने चुप्पी साध ली थी। आज ससुराल में मेरा पहला दिन था। मैं किसी तरह की बहस और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप ये सारा कुछ देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे पति के कान में कुछ कहा और कमरे से बाहर चला गया। चलो, अब भगवान की कृपा हुई कि वो मेरे कमरे से चला गया। उस आदमी की डरावनी नज़रें से तो बची, क्योंकि जिस तरह वह मुझे देख रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वह मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था। उसके जाने के बाद मैं सीधी होकर बैठी। मेरा ख्याल था कि मेरा पति मेरे से कुछ मीठी बातें करेगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कहने लगा, सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तुम भी अपने कपड़े बदल कर आराम से सो जाओ। शादी की थकावट ने तुम्हें परेशान कर दिया होगा, इसलिए तुम्हें नींद की बहुत ज़रूरत है। मैं तो उसे हक्का बक्कर होकर देखने लगी। इस आदमी ने नज़र भरकर मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। जिस आदमी के लिए औरत इतना तैयार होती है, कितने सपने बुनती है इस बात को लेकर, और फिर पति अपने मुंह से एक शब्द भी तारीफ के ना निकाले तो वह आदमी किस काम का, और उस दुल्हन पर क्या गुजरती है। उसको तो सारे सपने ही टूट जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने पति की तरफ से मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने ये बात उससे बोल भी दी थी कि रोहन, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मेरी बात सुनकर रोहन जोर से हंसा था। कहने लगा, कोई बात नहीं, दिल तो टूट गया फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, बेड के नीचे रखे हुए अंडे नहीं टूटने चाहिए। दिल तो टूटता है तो जुड़ भी जाता है। वैसे मैंने सुना है औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। ये कहकर रोहन फिर से हंसने लगा। फिर सोचने वाली अंदाज में बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो मेरी मम्मी के कमरे में होना चाहिए था। मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि लगता है उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। आपने क्या बात की थी? मैंने बड़े ही हैरानी से पूछा। मेरे पति ने अजीब और अनोखी बात बोली। रोहन कहने लगा कि मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि 30 दिन तक तुम्हें अपने कमरे में रखें, लेकिन तुम हो कि यहाँ बैठी हो अपने पति की। यह बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। रोहन फिर बोलने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ ना देखूं। तुम जाओ, कपड़े बदल कर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि कल से तुम मेरे कमरे में नहीं जाओगी, बल्कि मेरी मम्मी के कमरे में रहोगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। उम्मीद है कि तुम इस बात पर कोई बहस नहीं करोगी। मैंने इसलिए तुमसे शादी की थी कि तुम एक सीधी सादी और शर्मीली सी लड़की हो। बेशर्म लड़कियों की तरह अपने पति के साथ रहने की जिद नहीं करोगी। मैं हैरान होकर अपने पति की बात सुनने लगी। भला पति के साथ में रहना कौन सी बेशर्मी होती है, लेकिन मेरे पति की सोच बहुत पुराने ज़माने की लग रही थी। मैंने कुछ बोलने के लिए
मुंह खोला, फिर मैं यह सोचकर चुप हो गई कि अभी शायद रोहन मेरी कोई बात ना सुने। मैं चुपचाप बैठ गई और आगे के बारे में सोचने लगी। मैंने सोचा हो सकता है समय के साथ सब ठीक हो जाए। मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से बात करूंगी, हो सकता है इस समस्या का समाधान उनके पास हो। रोहन का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शायद मेरी सास मुझे कुछ समझा सके कि रोहन ऐसा क्यों कर रहा है, और यही सोचते हुए मैं सो गई। सुबह होते ही मेरी सास ने दरवाजे पर नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने मेरी सास मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, कैसा लगा तुम्हें मेरा बेटा? उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होगी। सास की बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनके गले लग गई और कहने लगी, नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपके बेटे ने तो मुझसे बात भी नहीं की, उल्टा मुझे यही कहा कि तुम मम्मी के कमरे में रहो। भला ये कौन सा रिवाज है? हमारे यहाँ तो शादियाँ होते ही दुल्हन अपने दूल्हे के साथ रहती हैं। मैं नहीं जानती कि मैं क्या गलती की, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि पत्नी हमेशा पति के साथ ही रहती है। लेकिन मेरा पति अजीब गरीबों बातें कर रहा है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी बात सुनकर मेरी सास का रवैया एकदम से बदल गया। वह मुझसे हमदर्दी करने की बजाय एकदम से गुस्से में आकर बोली, अरे कैसी पत्नी हो तुम? अपने पति को पहली रात में भी बस में ना कर सकी? अरे औरत तो वो चीज़ है जिसके सामने पत्थर से पत्थर आदमी भी पिघल जाए। लेकिन आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, अपने ही मौज में मस्ती में रहती हैं। दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें तो अपना घर बसाना भी नहीं आता। अरे हमें देखो, पहली रात में ही पति की इतनी सेवा की थी कि वह मेरे मुरीद हो गए थे। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं? जब रोहन ने कह दिया कि तुम मेरे कमरे में ही रहोगी, तो अब यही रहना होगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ मर्दों की ही चलती है। मर्द चाहे उम्र में कितने ही छोटे क्यों ना हो, औरतें हमेशा उसकी बात को मानती हैं। अब तुम मेरे कमरे में ही रहोगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने तो तुम्हें पूरा मौका दिया था, तुमने उस मौके को गवा दिया। मेरी सास तो ऐसी बातें कर रही थी जैसे उसका बेटा कोई महाराजा हो और हम सब उसकी बांदियाँ हों। अभी मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि मेरी सास बोली, मैं तुम लोगों के लिए इतना तो कर सकती हूँ कि मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है तो मैं नीचे फ्लोर पर आ जाती हूँ और रोहन के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। इस तरह तुम दोनों आपस में थोड़ा टाइम बिता सकते हो। नहीं तो लोग बातें बनाने लगेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता आपस में ठीक नहीं है। मुझे अपनी सास की ये बात पसंद आई। मैंने सोचा चलो इस तरह मैं रोहन के सामने रहूंगी। रोहन मुझे देखेगा तो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। मेरे ससुराल में सब लोग ही अजीब थे, ज़्यादातर अपने कमरे के अंदर ही रहते थे। मैं धीरे धीरे अपने ससुराल के तौर तरीके सीख रही थी। मेरी एक शादीशुदा नंद भी यहीं रहती थी अपने पति के साथ। वह भी ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी सास के कमरे में लेटी हुई थी। नींद तो क्या आनी थी, बस ऐसे ही आंख बंद करके लेटी थी। तभी मुझे लगा कि बाहर गेट पर कोई है। मैंने उठकर कमरे की खिड़की से देखा तो रोहन घर के बाहर से अंदर आ रहे थे। लेकिन ये देखकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि उनके साथ में एक लड़की भी थी। बहुत ही खूबसूरत थी। काले लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, चमकदार आंखें, गोरी रंगत। बहुत ही सुंदर थी वह लड़की। उसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। उसके पीछे पीछे वही आदमी था जो उस दिन मेरी सुहागरात के कमरे में मेरे पति के साथ आया था। उस आदमी को देखकर मुझे फिर से डर लगने लगा। बहुत ही अजीब सी शक्ल थी उसकी। आंखों में वही लालिमा थी, चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी मूछें थी, बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे से थे। बहुत ही डरावनी शक्ल थी उसकी। फिर ख्याल आया कि आखिर वह इस लड़की को घर में लेकर क्यों आया है। पहले ख्याल दिल में आया वह यही था कि कहीं रोहन इससे शादी तो नहीं कर रहा। अब तक रोहन ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, हमेशा मुझे नज़रअंदाज कर देता था। मैं उसके सामने आ जाती
तब भी मुझे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि मैं रोहन को ऐसा नहीं करने दूंगी। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरी इजाज़त के बिना रोहन दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से की हालत में रोहन के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहन ने मुझे अपने सामने से हटाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने रोहन को पीछे से आवाज़ दी, रोहन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन रोहन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने कमरे में चला गया। साथ में वह लड़की और वह आदमी भी उसके साथ कमरे में चला गया। मैं रोहन के पीछे पीछे कमरे में जाने लगी। रोहन ने मुझे बाहर धक्का देकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। मैंने कमरे के बाहर से ही कहा, रोहन तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़की के साथ अंदर कमरे में क्या कर रहे हो? इस बार रोहन ने मेरी बात का जवाब दिया। वह बोला, तुम बेवकूफ़ हो, मैं इस लड़की के साथ कमरे में अकेला नहीं हूँ। ये बाबा जी भी तो मेरे साथ कमरे में हैं। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। रोहन की बात सुनकर मैं फिर गुस्से से बोली थी। मैंने कहा था, रोहन मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। मैं तुम्हारे इरादे भाप गई हूँ। तुम ज़रूर इस लड़की से शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुमने मुझसे शादी की है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ ये सब करना था तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? इस लड़की से पहले शादी कर लेते। लेकिन अब जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई है तो मैं इस घर में सौतन बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी दूसरी शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर रोहन ने दरवाज़ा खोला और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, पत्नी जी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी रहोगी, लेकिन इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। रोहन की बातें सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रोहन इस रिश्ते को निभाने की बातें कर रहा है। लेकिन मेरी सुई फिर उस लड़की पर जाकर अटक गई कि ये लड़की इस घर में क्या कर रही है। और फिर मैं उस आदमी को देखने लगी। वो सामने ही खड़ा अजीब नज़रों से मुझे घूर रहा था। उसकी अजीब नज़रों से मुझे झुरझुरी आ गई। रोहन फिर थोड़ा गुस्से में बोला, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मेरे पति के बात करने के अंदाज में बिल्कुल भी अपनापन नहीं होता था। वो बहुत ही कठोरता से बात करता, लेकिन अब तो मुझे रोहन के इस तरह बात करने की आदत पड़ गई थी। शादी के 4 महीने हो चुके थे और रोहन ने इन 4 महीनों में मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की थी। मैंने रोहन से ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। रोहन की बातों से इतना तो मुझे लगा था कि रोहन उस लड़की से शादी नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं रोहन उस लड़की को घर क्यों लाया है। रोहन ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरी सास गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने घर को बचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है रोहन सीधे रास्ते पर आ जाए। कुछ तो था जो वह मुझसे छुपा रहा था, लेकिन क्या छुपा रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सुबह उठी तो मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया। मैंने सोचा था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रोहन के पास रहने की कोशिश करूँगी, और यही सोचकर अच्छे से तैयार होकर मैं रोहन के पास कमरे में चली गई। लेकिन यह क्या, कमरे के हालात तो देखकर मैं दंग ही रह गई। पूरा कमरा टोना टोटके के सामानों से भरा पड़ा था। वह बाबा अभी मौजूद था। मुझे देखकर रोहन पहले तो हड़बड़ाया, फिर गुस्से में मेरे पास आकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें माना किया था ना अपने कमरे में आने के लिए, जाओ यहाँ से। रोहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर निकालना चाहा, लेकिन मैं वहाँ से नहीं निकली, वहीं खड़ी रही। मैंने गुस्से से कहा, रोहन ये तुम सब क्या कर रहे हो? तुम ज़रूर कुछ गलत काम कर रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। तुम इन ढोंगी बाबाओं को नहीं जानते, लेकिन इन बाबाओं को बहुत अच्छी तरह से मैं पहचानती हूँ। मैं तुम्हें इन बाबाओं के झांसों में नहीं आने दूंगी।
मैंने गुस्से भरी निगाह उस बाबा पर डाली थी। उस बाबा ने भी मुझे बहुत ही डरावनी नज़रों से देखा था। एक पल के लिए तो मैं सहम गई थी, लेकिन फिर अपने इरादों पर डटी रही और रोहन को समझाते हुए बोली, रोहन चलो यहाँ से, ये सब कुछ करना बंद करो। ये अंधविश्वास है जो भी तुम कर रहे हो, गलत है। रोहन ने मेरी एक ना सुनी और मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन रोहन ने मेरी एक ना सुनी। अब तो ये रोज़ का हो गया। रोहन रोज़ एक लड़की को लेकर आता था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि सारी लड़कियां शादीशुदा ही होती थी। मुझे हैरत हुई, भला रोहन शादीशुदा लड़कियों को ही क्यों लाता है? जब भी रोहन लड़कियों को लाता तो वह बाबा भी साथ में ज़रूर होता। रोहन ये काम अपनी माँ से छुपकर करता था। जब भी मेरी सास सो जाती तभी रोहन लड़कियों को लाता था। मैंने इस बारे में अपनी सास से बात की तो वह कहने लगी कि रोहन शादी के लिए तैयार नहीं था। मैंने ही ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई थी। मुझे लगा रोहन शादी के झमेले में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए शादी नहीं कर रहा। मैंने सोचा था शादी होने के बाद वो खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा, लेकिन उसने तो तुम्हें पहली रात को ही कमरे से निकाल दिया। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम दोनों के बीच में शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए। मैं अपनी सास को लड़कियों वाली बात बताते बताते रह गई। मैंने सोचा अगर मैं अपनी सास को ये सब बातें बता दूंगी तो हो सकता है मेरी सास रोहन से इस बारे में बात करे और रोहन चौकन्ना हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि रोहन चौकन्ना हो जाए, क्योंकि मैं रोहन के सच को जानना चाहती थी। आखिर वो ये सब क्या कर रहा है, सब पता लगाना चाहती थी। और उसका एक ही तरीका था कि रोहन को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए था कि उसकी माँ को उसकी हरकतों के बारे में पता है। नहीं तो हो सकता है कि रोहन लड़कियां घर पर लाने की बजाय कहीं और ले जाना शुरू कर दे। अगली रात जब मेरी सास गहरी नींद में चली गई तो मैं चुपके से उठकर रोहन के कमरे में आ गई। अभी रोहन के आने का समय नहीं हुआ था। रोहन के आने में अभी 5 मिनट थे। मैं एक ऐसी जगह पर छुपकर बैठ गई जहां से मुझे कमरे का पूरा नज़ारा देखने को मिल सकता था, लेकिन रोहन मुझे नहीं देख सकता था। अभी मुझे बैठे 5 मिनट ही हुए थे कि तभी मुझे बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। ये रोहन ही था और वह अजीब सा बाबा भी उसके साथ था। जब वह दोनों कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा आज कोई औरत उनके साथ नहीं थी। ये देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने सोचा सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन अभी भी मैं ये सब सोच ही रही थी कि मुझे उस बाबा के बोलने की आवाज़ आई। वह कह रहा था, रोहन तुम्हें अपनी पत्नी का कुछ करना पड़ेगा। अगर वह ऐसा ही हमारे काम में टांग अड़ाती रही तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। नया नया धंधा जमा है और चल भी खूब अच्छा रहा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी अगर ऐसे ही बीच में आती रही तो धंधा चौपट होने में देर नहीं लगेगी। मैं सदमे की हालत में चुपचाप बैठी थी। और किस धंधे की बात कर रहे थे ये लोग? मैंने अपना दिमाग चलाया, जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला वाइब्रेशन मोड पर, तो मैंने उसे पहले ही कर चुकी थी। मैंने उसका कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लगी। रोहन बहुत ही गंदी हंसी हंसकर बोला, उस औरत की क्या मजाल है जो मेरे काम में टांग अड़ाए। 1 मिनट में उसको घर से निकाल दूंगा। वह तो मैं अपनी माँ की वजह से चुप हूँ, नहीं तो उसे कब का घर से निकाल चुका होता। रोहन की बातें सुनकर मेरा दिमाग की नसें फटने लगी, आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने तो अपने माँ बाप की आज्ञा पर सर झुका दिया था। मैंने सोचा था मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो लड़का पसंद किया है वह अच्छा ही होगा, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मेरे नसीब में एक धोखेबाज इंसान लिखा था। कुछ देर तक दोनों के पीने पिलाने का दौर चलता रहा। आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मैं अपने कानों पर उंगलियां डाल ली। कितना गिरा हुआ इंसान था रोहन, औरतों को अपने पैर की जूती समझता था। बहुत देर बाद रोहन उस बाबा को छोड़ने गेट तक गया और मेरे पास यही मौका था। मैं जल्दी से निकलकर अपने कमरे में आ गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। मुझे ये तो नहीं पता था कि रोहन उन औरतों के साथ
क्या करता था, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि ज़रूर कुछ गलत करता है। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले काम ये किया कि मैं पुलिस स्टेशन गई। मैं रात की बनाई हुई वीडियो डायरेक्ट इंस्पेक्टर को दिखाई और कहा कि मेरा पति गैरकानूनी काम करता है, इसका मुझे शक है। अगर आप मेरी मदद करें तो एक मुजरिम को पकड़वाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसे उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पुलिस वाले मेरी मदद करने को तैयार हो गए। मैंने कहा, जैसे ही कल रोहन और वह बाबा घर आते हैं तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। आप आ जाना और उन्हें रंगों हाथ पकड़ना। मैं घर आ गई। जैसे तैसे करके पूरा दिन कट गया और फिर रात हुई। मेरी सास सोने के लिए कमरे में चली गई। अभी उन्हें सोए 5 से 10 मिनट ही हुए थे कि तभी रोहन आया। आज उसके साथ एक औरत भी थी। जैसे ही वे तीनों कमरे में गए, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया और हमारे घर पर धाबा बोल दिया। मैंने रोहन के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस वाले गेट को खुलवाकर अंदर गए और उन तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस की मार से रोहन ने सच बोल दिया था। उसने बताया कि वे बांझ औरतों को झांसा देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा टोटका है जिसे करने से बांझ औरतें मां बन जाती हैं। रोहन और वह बाबा मिलकर उन औरतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे और वो औरतें बच्चे के लालच में आकर कुछ भी विरोध नहीं करती थी। उन दोनों पर अपना स्वास्थ्य लुटाकर वो इस विश्वास के साथ चली जाती थी कि अब वह मां बन जाएंगी। दिखावे के लिए रोहन और औरतों के साथ कुछ टोटका भी करता था जिससे कि औरत को शक ना हो। वो जो अंडे मेरे बेड के नीचे रखे रहते थे, वही अंडों पर कुछ मंत्र पढ़कर उन औरतों को पिलाया करता था। मंत्र पढ़ने का काम वह बाबा करता था और औरतों से कहता कि जादुई अंडा पीने के बाद तुम मां बन जाओगी, और औरतें खुशी खुशी वे अंडा पी लेती थी। पुलिस ने दोनों को पकड़कर ले गई। जब मेरी सास को पता चला तो वह बहुत रोई, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाई, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारी भी गुनाहगार हूँ जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। मेरे मम्मी पापा मुझे अपने घर ले गए। दुख तो था कि मुझे जीवन साथी मिला तो ऐसा मिला जो एक मुजरिम था, लेकिन खुशी इस बात की थी मेरे द्वारा आगे कितनी औरतें बर्बाद होने से बच गई। मैंने रोहन से तलाक ले ली और अब अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचा है। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती। मैं अपने सारे दर्शकों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में ना पड़ें। अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से इलाज करवाएं। बाबाओं के चक्कर में पढ़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये सब अंधविश्वास होता है। जादू टोना टोटका कुछ नहीं होता। आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।